हमारे इस अर्थ पर 195 कंट्रीज हैं, जिनमें से केवल 32 कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो कि वर्ल्ड की 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। और उन 32 देशों में केवल 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हैं, जो कि इतने खतरनाक हैं कि अगर किसी दो बड़े देश के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो 50% अर्थ डैमेज हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से एक टीम में चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और शायद यूके भी होगा, और दूसरी टीम में इंडिया, अमेरिका, रसिया, इजराइल और फ्रांस होंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा उसका अंदाज़ा आप 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्बिंग से लगा सकते हैं, जहां पे कुछ ही मिनटों में जापान के 2 बड़े शहरों को तबाह करके रख दिया गया। और इस तरह से किया गया कि सालों तक रेडिएशन की वजह से वहां आने वाली जनरेशन भी फिजिकल डिसेबल पैदा हुई। डेफिनेटली जापान भी चाहता तो इसका जवाब यूएसए को दे सकता था, लेकिन उनके पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं थी और इसका फायदा यूएसए ने उठाया और वर्ल्ड वॉर में पहली टेस्टिंग में ही जापान के शहरों को टारगेट किया और इस मूवमेंट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और फिर कुछ ही सालों बाद सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस और 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था। चाइना में न्यूक्लियर पावर डेवलप होने के बाद अब भारत पर सिक्योरिटी थ्रेट था और चाइना से हुई 1962 वॉर में इंडिया का भारी नुकसान हुआ था। और इसके बाद इंडिया ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सोची और ये सोच देने वाले थे होमी जहांगीर भाभा। लेकिन इससे पहले वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते 24 जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। होमी भाभा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं उनकी डेथ के बाद 1966 में जब इंदिरा गांधी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी, तो इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट विक्रम साराभाई को कंटिन्यू करने को कहा। हालांकि ये बॉम्बिंग टेस्ट किसी तरह के न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए नहीं था। उस टाइम बस हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते थे ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। अब बारी थी इसे प्रूव करने की। तो न्यूक्लियर डिवाइस को बनाने की जिम्मेदारी मेनली 2 साइंटिस्ट को दी गई थी, जिसमें से एक थे होमी सेतना, जो कि केमिकल इंजीनियर थे, और दूसरे थे राजा रमन्ना, जिन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था। और इन दोनों साइंटिस्ट को लीड कर रहे थे विक्रम साराभाई। इतने बड़े प्रोजेक्ट में केवल 75 लोग ही काम कर रहे थे। इसका रीजन ये था कि अगर दुनिया को पता चल जाता कि हम न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर रहे हैं तो भारत पर कई इकोनॉमिकली सैंक्शन लग जाते, और अभी भारत को आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया कि हमारे देश की आर्मी, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब 1974 वो टाइम भी आ गया जब बॉम्ब टेस्टिंग के लिए रेडी था और पीएम इंदिरा गांधी ने उसकी टेस्टिंग की परमिशन भी दे दी। लेकिन इसकी टेस्टिंग हर जगह तो की नहीं जा सकती थी, बल्कि इसके लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर लंबे डिस्टेंस तक कोई पॉपुलेशन ना हो। और इसकी टेस्टिंग के लिए राजस्थान के थार रेगिस्तान पोखरन, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी था, उसे चुना गया। और 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद पीएम इंदिरा गांधी को यह मैसेज दिया गया कि बुद्धा मुस्कुरा गए हैं। अब इस एक्सप्लोजिव के बाद भारत ने अमेरिका को जवाब दिया कि ये एक्सप्लोजन शांति के लिए है। हालांकि हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने डिफेंस के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने कई सैंक्शन भारत पर लगा दिए और पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म उस समय भारत को झेलना पड़ा और यूरेनियम का भी इंपोर्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अब भारत 6th कंट्री बन चुका था जो कि न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट भी कर सकता था और उसे यूज भी कर सकता था। लेकिन अगले 15 सालों तक किसी न किसी सैंक्शन के डर से न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेस होने के बावजूद भी कोई न्यूक्लियर वेपन भारत डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती जा रही थी, क्योंकि भारत को दुनिया के सामने खुद को एक पावरफुल कंट्री रिप्रेजेंट करना था और साथ ही अपने पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री से खुद को डिफेंस भी करना था। और इसी टाइम पर न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को भी साइन करने का भारत पर भी दबाव दिया जा रहा था। और अगर बिना न्यूक्लियर पावर बने
ये ट्रीटी साइन हो जाती तो शायद ही हम कभी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बन पाते। अब भारत के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो जल्दी से जल्दी यूएसए और सीआईए से बचते हुए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को कंडक्ट करे और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए, या फिर उस ट्रीटी को साइन करके हमेशा अंडर पावर में रहे। और भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट को चुना और 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट को करने के लिए कहा, लेकिन इस टेस्ट के प्रिपरेशन को जल्द ही यूएसए सीआईए स्पाई द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि अमेरिका ने स्पेशल भारत के ऊपर 4 कैमरा सैटेलाइट लगवाए थे और न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरण को देखते रहते थे। और ऐसे ही 2 बार बिल क्लिंटन ने पीवी नरसिम्हा को कॉल किया और हमें चेतावनी दी कि अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. लेकिन 1998 में जनता ने एक ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना जिन्होंने अपने अटल इरादे के साथ इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा करने की ठान ली। वो थे बीजेपी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। और सत्ता में आते ही बिना किसी की फिक्र किए उन्होंने इस मिशन को गो अहेड कहा और इस मिशन के लिए वो एपीजे अब्दुल कलाम से मिले, जो उस समय DRDO के हेड भी थे, और इस टेस्टिंग की सारी इंफॉर्मेशन ले ली। और 2 और हेड राजा गोपाल चिदम्बरम और अनिल काकोडकर, डायरेक्टर ऑफ बार्क, इनके साथ मिलकर ऑपरेशन शक्ति चालू किया गया, जिसमें पहले दिन 3 न्यूक्लियर बॉम्ब और दूसरे दिन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करना था, जो कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और छोटे छोटे टैक्टिकल फ्यूजन डिवाइस को बनाने के लिए था, जो कि सबसे पावरफुल होते थे। और टैक्टिकल डिवाइस पोर्टेबल होने की वजह से कहीं पर भी ले जाकर उससे एम किया जा सकता था। पूरे 2 महीने की मशक्कत के बाद हमारे देश के सबसे होनहार साइंटिस्टों ने मिलकर सारे डिवाइस को बना लिया। अब बारी थी उसे टेस्ट करने की, जो कि इस मिशन में सबसे टफ लेवल रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीआईए ने स्पेशल हमारी जासूसी के लिए 4 सैटेलाइट स्पेस में छोड़े थे, जो हर 40 मिनट में वहां से गुजरती थी और हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस टेस्टिंग की डेट 11 मई को रखी गई, क्योंकि इस टाइम तक वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता था और सैंड हवा में उड़ने लगती थी, जिससे हमें थोड़ा बहुत कवर मिल जाता था, लेकिन हमें ज़्यादातर काम रात को ही करना पड़ता था। और टेस्टिंग के लिए सभी साइंटिस्ट भी किसी सिविल ड्रेस में या ग्रुप में नहीं जाते थे, बल्कि प्रॉपर आर्मी की ड्रेस में अलग अलग होके जाते थे। और सीआईए को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे इंडियंस ने इतना दिमाग लगाया कि वहाँ पर आर्मी सोल्जर का बाकायदे क्रिकेट टूर्नामेंट चालू कर दिया, जिससे अमेरिका को हम पर बिल्कुल शक ना हो। और इन सब के अलावा हमारे पास 58 इंजीनियर्स रेजिमेंट थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई और हर एक काम को बड़ी ही सफाई से किया। अब चाहे वो जमीन के अंदर सुरंग बनाना हो या फिर वेजिटेशन का दिखावा करते हुए जमीन के नीचे वायर बिछाना हो। और इस ऑपरेशन में जुड़े साइंटिस्ट भी हर एक बात कोड वर्ड्स में करते थे और सभी के कोड नेम भी थे, यानी न्यूक्लियर टेस्ट होने तक कोई लूप हॉल सीआईए स्पाई को नहीं मिला जिससे वो टेस्ट को होने से रोक पाए। इतना तगड़ा बंदोबस्त हमारे इंडियन आर्मी, साइंटिस्ट और उन 58 इंजीनियर रेजिमेंट्स ने किया हुआ था। और इस टेस्टिंग से फैलने वाले रेडिएशन का भी जुगाड़ अनिल काकोडकर जी ने कर दिया था। उन्होंने इस डिवाइस को बहुत सारे ओनियन के बीच रखा था, जिससे एक्सप्लोजन के बाद वो ओनियन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। इतनी मशक्कत के बाद अब डिवाइस टेस्टिंग के लिए रेडी थे और वो दिन भी आ गया। 11 मई को सभी साइंटिस्ट आर्मी की वर्दी में पोखरण पहुंच गए। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम भी आर्मी की ड्रेस में ही थे। अब बस डिवाइस को वहां पहुंचाना था और BARC रिसर्च सेंटर से एयर जेट ने उसे जैसलमेर एयरपोर्ट पर डिलीवर किया और वहां से आर्मी की ट्रक में वो न्यूक्लियर डिवाइस पोखरण लाया गया और उस डिवाइस को उस कुएं में प्लेस कर दिया गया और इंतजार किया गया परफेक्ट वेदर कंडीशन का। दोपहर के 3:43 एंड 5, 4, 3, 2, 1।
मई को 3 डिवाइसेस को टेस्ट किया गया था। फर्स्ट, शक्ति 1 जो कि 45 किलो टन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। सेकेंड, शक्ति 2 जो कि 15 किलो टन का पोलोटिनियम फ्यूजन डिवाइस था। एंड थर्ड, शक्ति 3 जो कि एक पोर्टेबल छोटा डिवाइस था जो सिर्फ 0.3 किलो टन का था। और 13 मई को शक्ति 4 एंड 5 जो कि 0.5 एंड 0.2 किलो टन रिस्पेक्टिवली डिवाइसेस थे। और इस एटॉमिक टेस्ट को सक्सेसफुल होने के बाद उसी दिन शाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हमने थर्मोन्यूक्लियर और फिजन न्यूक्लियर डिवाइस को डेवलप कर लिया है। India conducted 3 underground nuclear tests with the Pokhran Navy. These tests conducted today, there with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. ये भारत की इंटरनेशनली सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता का खामियाजा भी भारत को भुगतना पड़ा। भारत ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को करने के लिए जो गड्ढा खोदा था उससे उभरने के लिए भारत को बहुत टाइम लग गया और 5 सालों तक इंडिया में क्राइसिस चलते रहे। लेकिन हमारे भारत देश की पॉलिसी और हमारे अदर सोशल अचीवमेंट ने फिर से सबको अपना दोस्त बना लिया और अगले 10 सालों में भारत की गाड़ी फिर से अपने पटरी पर आ गई। लेकिन 2005 में एक ट्रीटी भी भारत को साइन करनी थी जिसके अंदर कुछ पॉइंट थे जिसको पहले ही भारत ने मान रखा था। जैसे भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो उस कंट्री को भी न्यूक्लियर बॉम्ब से एम नहीं करेगा जो कंट्रीज न्यूक्लियर पावर नहीं है। और हम इस न्यूक्लियर पावर को सिर्फ इसलिए अपने पास रख रहे हैं जिससे दुनिया हम पर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक ना कर सके। यानी इंडिया न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल डेटरेंट के लिए कर रहा था, स्पेशली अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, और हम कभी भी इसका यूज ऑफेंसिव वेपन की तरह नहीं करेंगे। और आज 25 सालों के अंदर कई वॉर्स हुई लेकिन भारत अपने कमिटमेंट पर खरा उतरा है। फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंस के दिन भारत की इस बड़ी जीत की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।